दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी। पालमपुर में पूर्व लोकसभा सांसद राजन सुशांत ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान ऐलान करते हुए कहा कि वह हिमाचल में तीसरा विकल्प यानी रीजनल राजनीतिक पार्टी का गठन करने जा रहे हैं, जिसका नाम वे आने वाले नवरात्रों में घोषित करेंगे। उन्होंने कहा कि वे दोनों भाजपा और कांग्रेस की नीतियों से बिल्कुल सहमत नहीं है। सबसे पहले मैं पालमपुर के आप सभी आदर के योग्य पत्रकार बंधुओं का और मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज जो प्रदेश की परिस्थितियां हैं उनके ऊपर मैं चर्चा करने के लिए आपके पास आया हूं। आज प्रदेश घोर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊपर लगभग 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है और जयराम सरकार निरंतर कर्मचारियों के पेंशन देने के लिए भी और वेतन देने के लिए भी, अजरूरी काम करने के लिए भी अधिक से अधिक कर्जे और लेती जा रही है। स्थिति ये हो गई है कि आज जो हिमाचल प्रदेश में एक बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर पैदा होती 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा इन सरकारों की नालायकी की वजह से हो रहा है। दूसरी ओर 10 लाख बेरोजगार हो गए हैं और कोरोना के टाइम पर जो आंकड़े आए हैं, जो अभी तक हिमाचल प्रदेश से जो हिमाचल वासी बाहर रोजगार करते थे अन्य राज्यों में, वो लगभग 2 लाख पहुंच गए हैं। अगर ये रोका ना गया होता तो शायद ये आंकड़ा 4 लाख तक पहुंच सकता है। हमारा आंकलन है कि लगभग 12 लाख तो बेरोजगार आज हिमाचल में हैं। लगभग 72 लाख की आबादी है। हर छठा व्यक्ति बेरोजगार हिमाचल में हो गया है। 1 लाख के लगभग एनपीएस कर्मचारी हैं। उनकी स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। आज जो 50,000 रुपया कर्मचारी एनपीएस वाला वेतन लेता है, रिटायर होने के अगले दिन ही उसके सपने चकनाचूर हो रहे हैं। उसको भोजन चलाना मुश्किल हो गया है। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ रहे हैं। 50,000 वेतन लेने वाला कर्मचारी किसी भी विभाग में रिटायर होकर जा रहा है तो उसको लगभग 2,500 रुपया पेंशन मिल रही है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर पर्यावरण दूषित होता है, हमारी मिट्टी प्रयोग होती है, हमारा लेबर प्रयोग होता है। सीमेंट उद्योग जो सीमेंट बेच रहा है वो हिमाचल प्रदेश में महंगा है, अन्य राज्यों में सस्ता है। आज कोरोना के टाइम में अगर एकमात्र जो आशा की किरण और साधन है बेरोजगारों के लिए, मजदूरों के लिए, बीपीएल वालों के लिए, असहाय लोगों के लिए, वो केवल मनरेगा है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकार बड़ी डींगे हाँकती है, मिनिमम वेजेस की बात करती हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई में भी हिमाचल प्रदेश के मनरेगा के मजदूर को 198 रुपया दिहाड़ी मिल रही है, जबकि पड़ोस के राज्य हरियाणा में 304 रुपया दिहाड़ी मिल रही है। कितना बड़ा अन्याय हिमाचल के इन लाखों लोगों के साथ हो रहा है। हमारे एक जिला को अगर छोड़ दिया जाए, सोलन को, तो बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ आदि को छोड़ दिया जाए तो बाकी 11 जिलों में उद्योग ना के बराबर हैं। रोजगार कहां से मिलेगा? आज कोरोना के टाइम पर और उससे पहले भी आर्थिक मंदी की वजह से और सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमारे लाखों लाखों हिमाचल वासी, दुकानदार भाई, कामगार भाई आर्थिक मंदी के दौर में भूखा मरने की नौबत पर आ गए हैं। उनके बारे में कोई नीति नहीं बन पा रही है। हमारे यहां पर अपार जल संसाधन है, अपार हमारी संपदाएं हैं, वन संपदाएं हैं, अन्य संपदाएं हैं। अब तो उनका दोहन हुआ ही नहीं है। जहां दोहन हुआ है बड़े बड़े विद्युत प्रोजेक्ट बने। भाखड़ा बांध को बने 60 साल से ऊपर हो गया। पोंग डैम को बने 50 साल से ऊपर हो गया।
ये भाखड़ा डैम हो, पौंग डैम हो, 50-60 साल के बाद भी अपनी जमीनें जिन्होंने इन डैमों को बनाने के लिए दी थी, वो विस्थापित आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उनको मुरब्बे नहीं मिले हैं, उनको न्याय नहीं मिला है। उसके बाद पंडो डैम हो, चमेरा डैम हो, जहां जहां भी विस्थापित हुए हैं, चाहे वो विद्युत प्रोजेक्टों की वजह से हो, चाहे सीमेंट प्रोजेक्टों की वजह से हो, चाहे अन्य प्रोजेक्टों की वजह से हो, लोग हिमाचल के विकास के लिए अपनी जमीन तो दे देते हैं, लेकिन विस्थापित हो जाते हैं तो उनको कुछ मिलता नहीं है। आज 4 लेन के मुआवजे के लिए भी हमारे नूरपुर से लेकर मंडी कुल्लू तक आज आवाज आ रही है, किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर्स हैं। सरकार हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को भी लागू नहीं करती है। मुख्यमंत्री आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, टिकाऊ नहीं है। लाखों की तादाद में हिमाचल प्रदेश में आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं, ग्राम रोजगार सेवक हैं, पंचायत सचिव हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं। उनको 100-100, 200-200, 300-300 रुपया बढ़ा करके, महीने का 400 रुपया बढ़ा करके उनके साथ मजाक किया जाता है। वो निराशा के अंधकार में बैठे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ऐसे अनेक और भी फील्ड हैं जिनका मैं पूरा विस्तार से आज चर्चा नहीं कर पाऊंगा। मैंने मोटे मोटे तौर पर इन हिमाचल वासियों में घोर निराशा, घोर अंधकार है। सवेरे पढ़ते हैं 300 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ले रहे हैं पेंशन देने के लिए। आज 500 करोड़ रुपया ले रहे हैं सरकार के कर्मचारी को वेतन देने के लिए। ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? एक सीमा है कर्जा लेने की भी, सीमा है कर्जा मिलने की भी। मैंने अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश की है। 60,000 करोड़ रुपए पर हिमाचल पहुंच गया है। शायद कुछ समय के बाद ब्रेक लगने वाली है, कर्जा नहीं मिलेगा। हिमाचल जाएगा कहां? विकास होगा कैसे? कर्मचारियों को पेंशनधारियों की पेंशन कहां से मिलेगी? वेतन कहां से मिलेगा? कहां जाएंगे लोग? इसके बारे में कोई योजना नहीं है, कोई विजन नहीं है। बुरी तरह से दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस असफल हो गए हैं। कोई विजन नहीं है, काम चलाऊ सरकारें हैं, कोई नीति नहीं है। अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए विधानसभा में जवाब देते हैं, अपनी नीति नहीं बनाते हैं, पिछली सरकार की असफलताओं का जवाब देते हैं। आपके समय में भी ऐसे हुआ था। जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब जहां तक वर्तमान जयराम सरकार है, 3 साल लगभग पूरे होने वाले हैं, हर मोर्चे पर विफल हो गई है। कभी 6 महीने के बाद कैबिनेट में फैसला आता है और हेडिंग लगता है मीडिया के अंदर, प्रेस के अंदर, हिमाचल के लोगों के लिए खुशखबरी, बम्पर भर्ती हो रही है। बम्पर भर्ती, यह बम्पर शब्द भी बदनाम हो गया है। बम्पर का मतलब क्या है? 1000 नौकरी, 1500 नौकरी, 2000 नौकरी, और लेने वाले कितने हैं? 12 लाख। 12 लाख में से अगर ये 1200 नौकरी आई तो कितना परसेंट बनता है? 1% भी नहीं है। 1% का 10वां हिस्सा है। आप 12 लाख में से 1200, 1500 को नौकरी देते हैं, तो बाकी जो लाखों लोग हैं उनके बारे में क्या नीति है? कोई नीति नहीं है। और इसी तरह से एक कोरोना की मार, उस आर्थिक मंदी ऊपर से, और इस सरकार ने राहत तो क्या देनी, बड़े बिना सोचे समझे 25% बस किराया बढ़ा दिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। 25% तो अभी बढ़ाया है, लेकिन पिछले 2 साल में 25% पहले बढ़ाया है। जयराम सरकार ने अपने इस 2.5-3 साल के अवधि में 50% किराया बढ़ा दिया। अब जो मिनिमम न्यूनतम किराया है वो 2 रुपये होता था, 7 रुपया कर दिया है। 350% की बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री कहते हैं भारी मन के साथ मुझे किराया बढ़ाना पड़ा। तो क्या होता है भारी मन? भारी मन आपका क्या है? भारी मन तो होता है जनता को आप देखते, पैसा है नहीं जनता की जेब में, खत्म हो गया है। दुकानदार का बिजनेस चौपट,
कामगार का कोई आय का साधन नहीं, बेरोजगार को रोजगार नहीं। आप कर क्या रहे हैं? कहां से देंगे किराया? आज 1.5 लाख से ज्यादा कॉलेज के विद्यार्थी असमंजस में हैं इस सरकार के गलत नीतियों की वजह से। पता नहीं है कौन सा पेपर कब होगा। हर तीसरे दिन डेटशीट बदल रही है। पता नहीं किसको प्रमोट कर देंगे, किसको नहीं प्रमोट करेंगे, पेपर कब होंगे। कोई नीति, कोई निर्णय नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये ऐसी सरकार आई है जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार को हटाने के नाम पर, पारदर्शिता के, ईमानदारी के नाम पर आई थी, लेकिन जब व्यवहारिक पक्ष आया तो बुरी तरह से असफल हो गई। आप जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही लोग मर रहे थे, उनको बचाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में जो सुविधाएं देनी थी, जिम्मेवारी थी, उसमें भी भ्रष्टाचार आ गया। सबूत आ गया। डायरेक्टर हेल्थ, पहली बार हिमाचल के इतिहास में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जेल में भेजा गया। पहली बार सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने का दोष आ गया, आरोप आ गया। प्रदेश के अध्यक्ष को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। 4 दिन अखबार की सुर्खियों में आया। हमारे मुख्यमंत्री ने बड़ा गर्ज के कहा, मैं भ्रष्टाचार में किसी को बख्शूंगा नहीं, बड़े से बड़े पद पर का क्यों ना हो। मैं आज पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, ये इस हेल्थ स्कैंडल का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या आपने जेल में गलत डाला था? क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा गलत था? हमने उस वक्त भी कहा था, प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा बाद में। अगर डायरेक्टर हेल्थ के ऊपर अंगुली उठी है, वो जिम्मेवार है इस स्कैंडल के लिए, तो हेल्थ मिनिस्टर भी जिम्मेवार है। और हेल्थ मिनिस्टर कौन है? खुद मुख्यमंत्री हेल्थ मिनिस्टर हैं। क्या डायरेक्टर हेल्थ को जेल में भेजा गया, प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे गया, तो क्या हेल्थ मिनिस्टर को अर्थात मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? ये कैसे हो सकता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की जांच करेंगे, हेल्थ डायरेक्टर उसमें शामिल होगा, हेल्थ मिनिस्टर उसमें शामिल होगा, विजिलेंस जांच करेगी और विजिलेंस का मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर होगा। खुद ही चीफ मिनिस्टर अपने ऊपर कैसे हेल्थ मिनिस्टर के नाते विजिलेंस बिठाएगा भी, जांच कैसे दिया? हमें संघर्ष करना पड़ा, तब जाके थोड़ी बहुत हुई है। ये ट्रांसफर डिपार्टमेंट भी ट्रांसफर का एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कल तक आप कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, आज आपके ट्रांसफर में कितने एमएलए, कितने मिनिस्टर, कितने नेता पैसे खा रहे हैं? किससे छुपा है? अधिकारियों से पैसे लिए जा रहे हैं, छुपा है? हमारे पास कुछ ट्रांसफर के मामले में पैसे देने के आरोप का रिकॉर्ड भी आ गया है। जरूरत पड़ेगी तो अगली बार मैं मीडिया में लेके आऊंगा। ऐसी स्थिति में हिमाचल घोर अंधकार में, क्या इस स्थिति को आगे बढ़ने दिया जा सकता है? कितने दिन तक आप खुला छोड़ देंगे कि जो भी आता है वो अपना काम चलाता है, अपना टाइम निकालता है, कर्जे लेता जाता है? कब तक चलाओगे? नहीं मिलेगा कर्जा। क्या हिमाचल के इन वर्गों को ऐसे छोड़ दिया जाएगा? आज कुछ भी करना हो तो यहां के नेता, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, छोटे से निर्णय लेने के लिए दिल्ली दौड़ते हैं। दिल्ली में उनका हाईकमान है, दिल्ली में अपने आकाओं के पास जाते हैं, वहां से परमिशन लेके आते हैं। कब तक ये चलेगा? हिमाचल की धरती के अपने मुद्दे हैं, अपनी समस्याएं हैं, अपने समाधान हैं। प्रदेश के इन सब वर्गों के लोगों ने मुझसे संपर्क किया, 12 के 12 जिलों के लोगों ने संपर्क किया, हमें इस स्थिति से उबारिए, हमें कुछ मंच दीजिए। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं हिमाचल के भाई और बहनों से, सभी वर्गों से, पालमपुर के मीडिया के द्वारा मैं अपील करता हूं, अगर इस स्थिति से हिमाचल को उबारना है, आप इस स्थिति से उबारने के लिए मुझ पर अगर विश्वास कर रहे हैं, अगर मेरी टीम पर विश्वास कर रहे हैं, अगर, तो सबसे पहले तो एक विजन की जरूरत है। बीजेपी कांग्रेस विजनलेस है। एक विजन चाहिए, बड़ा विजन, और उसको विजन को लागू करने के लिए एक सोच के साथ साथ एक आंदोलन भी चाहिए।
वो आंदोलन जो है वो व्यवहारिक आंदोलन होगा इस धरती के ऊपर। और उस आंदोलन को करने के लिए अगर हम चाहते हैं आज कि हिमाचल प्रदेश की धरती आने वाले कुछ समय के बाद कर्जा मुक्त हो जाए, हमारा पैदा होने वाला बच्चा 80,000 और लाख रुपए के कर्जे के साथ पैदा ना हो, अगर हम चाहते हैं इस कर्जे के दुष्ट चक्र से मुक्त करना ही होगा, अगर हम चाहते हैं 12 लाख बेरोजगारों को निराशाजनक स्थिति से और उनके अंधकार भविष्य से रोजगार देके उनके जीवन में उजाला लाया जाए, अगर हम चाहते हैं 1 लाख एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दे करके उनका बहाल करके उनके साथ न्याय किया जाए, अगर हम चाहते हैं हमारे जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके देश के प्रति कुर्बानियों को देखते हुए उन्हें पूरा मान सम्मान और सुविधाएं दी जाएं, अगर हम चाहते हैं प्रदेश की तरक्की के लिए जो विस्थापित हुए हैं, भाखड़ा बांध वाले औस्तीस, पोंग डैम के औस्तीस, चमेरा के औस्तीस, पंडोक के औस्तीस या 4 लेन के औस्तीस, इन सबको न्याय मिले, सही न्याय मिले, अगर हम चाहते हैं 1.5 लाख कॉलेज के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य हो, उनकी परीक्षाओं सहित उनके उज्जवल भविष्य के लिए स्पष्ट नीतियां बने, अगर हम चाहते हैं मनरेगा में जो लोग गरीब लोग, बीपीएल के लोग, बेरोजगार लोग, उनको न्याय मिले और महंगाई को देखते हुए उनकी दिहाड़ी 198 रुपए से बढ़ा के हरियाणा की तर्ज पर 304 रुपया कर दी जाए, अगर हम चाहते हैं लाखों लाखों की संख्या में इस प्रदेश की जनता की सेवा कर रही हमारी बहनें, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ग्राम रोजगार सेवक, टेक्निकल असिस्टेंट, पंचायत सचिव, मिड डे मील वर्कर्स, उनको न्याय मिले, उनकी समस्या का आह्वान हो, तो मैं आज जनता की इन सारी समस्याओं को देख करके और मेरी टीम इन समस्याओं को देख करके इन समस्याओं के समाधान के लिए एक विजन लेकर के एक मंच बना रहे हैं और पालमपुर की इस पवित्र धरती से, पालमपुर की वीर भूमि से मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि आज से ही हम हिमाचल प्रदेश में अपना एक क्षेत्रीय दल बनाने जा रहे हैं। आज से ही एक रीजनल पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसका व्यापक रूप जो कोरोना की वजह से आज हम नहीं दिखा पाते हैं, मजबूरी की वजह से मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा करनी पड़ रही है, लेकिन इसका व्यापक रूप जिसमें 12 के 12 जिलों के अंदर हमारा स्वरूप तैयार हो गया है, उसका विशाल स्वरूप हम प्रदेश की जनता को दिखाएंगे आने वाले नवरात्रों के दिनों में। नवरात्रों के दिनों में एक विशाल स्वरूप के अंदर एक रीजनल पार्टी का स्वरूप आएगा। एक बड़ा मंच हम प्रदेश की जनता को दे रहे हैं और प्रदेश की जनता से अपील है, अगर आप चाहते हैं सारी समस्याओं का समाधान हो तो आप इस बड़े यज्ञ में अपनी आहुति डालें। आप हमारी टीम का, इस मंच का, इस विजन का, इस बड़े आंदोलन और संघर्ष का जो समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी ले रहा है, उसका खुले दिल से समर्थन ही ना करें, इसमें भागीदारी करें, अपना आशीर्वाद दें। और मैं वायदा करता हूं, हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं करेंगे, ये केवल अदला बदली नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर समस्याओं का समाधान कैसे होगा, ये कोरी धारणा लेके मैं नहीं आया हूं। मैंने और मेरी टीम ने पूरा अध्ययन कर लिया है। हम दावे से कह सकते हैं सारी समस्याओं का समाधान है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, इसके पास अपार संपदा भगवान ने दी है, अपार संपदा है, उसका हम दोहन भी करेंगे, जनता को न्याय भी देंगे और हिमाचल का उज्जवल भविष्य भी बनाएंगे। हिमाचल की जनता से फिर उनसे समर्थन की, उनसे सहयोग की और उनसे आशीर्वाद की अपील कर रहा हूं। जय हिंद। सर, क्षेत्रीय दल जो है राजनीतिक दल होगा, चुनाव में आगे उतरेगा? निश्चित तौर पर यह दल हमारा राजनीतिक दल है। 68 की 68 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और ऐतिहासिक जीत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे।
तो इसका नाम भी सोचा आपने दल का? नाम बहुत से नाम आए हैं, लेकिन जब नवरात्रों में विशाल स्वरूप होगा तभी इसकी घोषणा करेंगे। डॉक्टर साहब, मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि हिमाचल में थर्ड फ्रंट की जरूरत है। इस तरह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो थर्ड फ्रंट की वकालत करते हैं, क्या उनसे भी संपर्क हुआ है या? निश्चित तौर पर बहुत से नेताओं से संपर्क हुआ है। सारे चाह रहे हैं कि प्रदेश की जनता को एक नया प्लेटफॉर्म मिले, समस्याओं का समाधान हो और थर्ड फ्रंट बने। हमारा तो एक मकसद है, एक अच्छी सरकार प्रदेश की जनता को मिले, उसके लिए सबसे संपर्क हो रहा है। आगे आने वाले समय में भी मैं कर रहा हूं और निश्चित तौर पर जो जो लोग भी हिमाचल प्रदेश में चाहेंगे, ये गैर कांग्रेस और गैर भाजपा का एक मंच बने और सरकार बनाए, उनका हम स्वागत करेंगे। दोनों पार्टियों से डॉक्टर साहब, क्या इसमें कांग्रेस और भाजपा के जो रूठी लोग हैं वो आ सकते हैं? जो भी अच्छे, ईमानदार और चित्रवान होंगे, देशभक्त होंगे, भ्रष्टाचार के जिन पर इल्जाम नहीं होंगे, क्रिमिनल केस नहीं होंगे, उनका हम स्वागत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक 1990 में जनता दल और उसके बाद हिमाचल विकास कांग्रेस, इन दो को छोड़ दें तो हिमाचल में थर्ड फ्रंट की संभावनाएं अभी तक धरातल पर उतनी सफल नहीं रही है। 90 में जनता दल ने कुछ अपना प्रभाव दिखाया था, उसके बाद हिमाचल विकास कांग्रेस 5 सीटें लेकर अपना प्रभाव दिखाने में सफल थे। क्या मानते हैं आप, कितनी संभावनाएं हैं थर्ड फ्रंट? 100% नहीं, 200% संभावनाएं हैं। इस समय भारत के अंदर जहां जहां राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, लोगों का रुझान स्थानीय समस्याओं और स्थानीय समाधान की ओर है। 2/3 से ज्यादा राज्यों में इस भारत देश के अंदर रीजनल पार्टी सरकारों में है, जहां आने की संभावनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जहां जनता से अपील कर रहा हूं, पालमपुर में स्पेशल आया हूं इस शुभ घोषणा के लिए। जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेड़ा अपर में बी फार्मेसी के लिए दाखिला शुरू हो गया है। कॉलेज संस्थापिका चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10+2 मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री हेतु 60 सीट्स का प्रावधान है, जबकि डीडीएम कॉलेज में इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में शुरू किया गया है, जिसमें मैट्रिक पास विद्यार्थियों हेतु 60 सीट्स का प्रबंध है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपितु घर द्वार पर ही बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं पीसीआई से अप्रूव्ड है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब, लाइब्रेरी, क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि डीडीएम में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र के फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है।